स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज बात करते हैं ये जो अपना साइंस का एक नया चैप्टर है इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हमारे चैप्टर का नाम है यानी मैटर का मतलब क्या होता है? द्रव्य यानी पदार्थ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि द्रव्य होता क्या है। तो द्रव्य क्या होता है? यदि दोस्तों द्रव्य की परिभाषा की बात करें तो कोई भी चीज़ जिसका द्रव्यमान और आयतन हो, क्या हो? द्रव्यमान हो और आयतन हो। आप समझते होंगे द्रव्यमान क्या होता है, यानी किसी चीज़ का भार ही उसका द्रव्यमान होता है। जैसे किसी चीज़ का जो वेट होता है वो उसका क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान होता है। और दोस्तों आयतन क्या होता है? किसी चीज़ का आयतन यानी कह लीजिए आयतन की अगर हम बात करें किसी चीज़ की, तो जैसे आप जानते हैं कि कोई चीज़ किस में है उसका आयतन, यानी कितनी फैल रही है, ये सब उसका आयतन होगा। या कहने का मतलब ये है, जैसे ये हमारा कोई बर्तन है, इसमें ये पानी भरा हुआ है, तो ये पानी का क्या होगा? आयतन। ये पानी का क्या हो जाएगा? आयतन, यानी धारिता। आयतन का मतलब होता है धारिता, यानी उसी चीज़ की धारण करने की क्षमता। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं द्रव्य की अवस्थाएं। यदि हम द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में बात करें तो दोस्तों द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। हालांकि नॉर्मली हम लोगों ने अब तक कितनी पढ़ी होती हैं? 3। वो कौन सी पढ़ी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। लेकिन आप याद रखेंगे दोस्तों द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। तो इन 5 में सबसे पहली दोस्तों अवस्था आती है ठोस अवस्था। कौन सी आती है? ठोस, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड। तो दोस्तों ठोस अवस्था क्या होती है? यानी द्रव्य की वह अवस्था जिसका द्रव्यमान और आयतन दोनों क्या होंगे? निश्चित होंगे। जिसका द्रव्यमान और आयतन दोनों चीज़ क्या होंगी? निश्चित होंगी, तो वो क्या हो जाएगी? ठोस अवस्था। एक चीज़ और समझनी है आपको कि आपने देखा होगा जो भी ठोस होता है, जो भी कोई भी चीज़ ठोस है, तो उसमें उस पदार्थ के जो कण होंगे यानी जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो बहुत पास होंगे। क्या होंगे? बहुत ही पास होते हैं। यानी किसी द्रव्य के यदि मॉलिक्यूल, यानी कहने का मतलब किसी द्रव्य के कण यदि बहुत ज़्यादा पास हैं तो दोस्तों वो क्या होगा? ठोस होगा। या फिर हम ऐसे कहेंगे उस चीज़ का द्रव्यमान और आयतन दोनों क्या होगा? निश्चित होगा, यानी फिक्स होगा। आपने देखा होगा ठोस में, आपने जैसे लोहा देखा है, लोहा ठोस होता है, तो आप देखते हैं कि उसके मॉलिक्यूल भी बहुत पास होते हैं और उसका द्रव्यमान उसका भार होगा वो निश्चित ही तो होगा, और उसका आयतन, उसकी धारिता भी होगी, उसका आयतन होगा वो भी तो क्या होगा? निश्चित होगा। और चलिए दोस्तों, तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। दूसरे नंबर पर बात करते हैं द्रव्य की। किसकी? दूसरे नंबर पर बात करते हैं द्रव की। देखो द्रव और द्रव्य में डिफरेंस है। देखो द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ और द्रव का मतलब होता है लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड, जैसे पानी होता है। तो दोस्तों यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा हो जाएगी पदार्थ की वह अवस्था यानी जिसका द्रव्यमान तो क्या होगा? निश्चित होगा, लेकिन उसका आयतन निश्चित नहीं होगा। उसका आयतन क्या होगा? अनिश्चित होगा। उसका आयतन अनिश्चित होगा और उसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? निश्चित होगा। जैसे मान लो जैसे हमारा पानी है, फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों हम बात करते हैं क्या है? हमारा पानी है। तो आप देख रहे हैं कि पानी को यदि आप गिलास में कर देंगे तो गिलास की शेप ले लेगा। पानी को यदि आप बोतल में कर देंगे दोस्तों, पानी को यदि आप बोतल में कर देंगे तो किसकी शेप ले लेगा? तो वो बोतल की शेप ले लेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसका जो आयतन है वो क्या नहीं है? निश्चित नहीं है, यानी अनिश्चित है आयतन। और दोस्तों इसमें यदि इसके कणों की बात करूं तो इसके कण होते हैं वो इसकी अपेक्षा यानी ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर होते हैं। देखो ठोस में तो बहुत पास होते हैं, लेकिन जो हमारा द्रव होता है, द्रव में उस पदार्थ के जो कण होंगे, जो भी उसमें द्रव भरा होगा, वो ठोस की अपेक्षा क्या होंगे? थोड़े दूर होंगे। ठोस की अपेक्षा क्या होंगे? तो दूर होंगे। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि द्रव क्या होता है, यानी जिसका द्रव्यमान तो क्या होगा? निश्चित। द्रव्यमान का मतलब होता है भार। जैसे कि तुमने मान लो 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी को गिलास में डाला, गिलास में तो खैर नहीं बनेगा, जग ले लो, जग में करोगे तो जग की शेप ले लेगा, बोतल में करोगे तो बोतल की शेप ले लेगा, लेकिन उसका भार तो हर कंडीशन में क्या रहेगा? 1 किलो ही रहेगा, यानी समान ही रहेगा। तो हम द्रव की बात कह सकते हैं कि पदार्थ की व्यवस्था जिसका द्रव्यमान क्या होगा? निश्चित, लेकिन आयतन क्या होगा दोस्तों? अनिश्चित। आयतन क्या होगा? अनिश्चित। चलिए आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और ये चीज़ याद रखना है कि इसमें इस पदार्थ के जो भी कण होंगे, इसके जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर होंगे। ठोस में तो बिल्कुल पास होते हैं, लेकिन जो हमारा द्रव है, द्रव में थोड़े क्या होते हैं? दूर होते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों किसकी? गैस की। तो चलिए दोस्तों यदि हम गैस की बात करें तो गैस में न तो इसका द्रव्यमान निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। आप देखे होंगे जो गैस होती है, जैसे किसी में गैस है तो गैस के जो
कण होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। देखो इसके तो बहुत पास होते हैं, इसके अपेक्षा थोड़े दूर होते हैं, और इसके तो बहुत दूर दूर होते हैं कण। गैस के कण होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर। और इसकी यदि परिभाषा की बात करें तो ना तो इसका द्रव्यमान निश्चित होगा और ना ही इसका आयतन निश्चित होगा। चलिए दोस्तों, आपको ये तीन चीज़ें समझ में आई होंगी, ठोस, द्रव और गैस। अब बात करते हैं अगला नंबर है नंबर 4, प्लाज्मा। आप कह रहे होंगे ठोस की ये कौन सी अवस्था होती है, तो दोस्तों ये ठोस की चौथी अवस्था होती है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मा। जिसका नाम क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होती है समझिए, यह द्रव्य की चौथी अवस्था होती है और यह कब मिलती है, यह उच्चतम तापमान पर बनती है। कब बनती है, जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। कब बनती है, जब जो हमारा द्रव्य है उसका, जो भी हमारा पदार्थ है या जो भी है उसका जो टेम्परेचर है यानी जो उसका तापमान है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों, तो हमारी अवस्था बनेगी प्लाज्मा। क्या बनेगी, प्लाज्मा। और इसमें आयन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, आयन उपस्थित होते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने लिया नियोन गैस। क्या ली, नियोन गैस। आप सब जानते हैं नियोन गैस वैसे तो नॉर्मली अक्रिय होती है, ये यानी क्रिया नहीं करती, अक्रिय होती है। लेकिन इसे बहुत अधिक ताप पर यदि गर्म करेंगे तो ये किस में टूट जाएगी, नियोन प्लस आयन में टूट जाएगी और इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो ये दोस्तों क्या बन जाएगा, कैटायन बनाएगा। कैटायन को क्या बोलते हैं, धनायन। क्या बोलते हैं, धनायन। तो आपको समझ में आई होगी कि जो द्रव्य की चौथी अवस्था होती है दोस्तों, वो क्या होती है, द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा। याद रखेंगे। और ये कब मिलती है, ये उच्च तापमान पर मिलती है। और इसमें क्या उपस्थित होते हैं, इसमें आयन उपस्थित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें तो यदि आपने 12th की होगी तो आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा विसर्जन ट्यूब होती है। क्या होती है, जो हमारी विसर्जन ट्यूब होती है वो किसका उदाहरण है, प्लाज्मा का। और बात करें दोस्तों, फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है यानी जो अपनी ट्यूबलाइट होती है वो भी किसका उदाहरण है, प्लाज्मा का। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, सूरज। क्या है, सूरज। सन आप देखते हैं तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, प्लाज्मा का। तो दोस्तों ये आपको 4 समझ में आई होंगी, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। चौथी होती है दोस्तों बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। दोस्तों इसको शॉर्ट में बोलते हैं BEC। क्या बोलते हैं, BEC। इसे दोस्तों शॉर्ट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, BEC। देखो ये क्या होता है, यह पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है। और इसमें क्या याद रखना है, यह बहुत ही कम तापमान पर बनती है। कब बनती है, बहुत ही कम। देखो प्लाज्मा कब बन रही थी, उच्चतम तापमान पर। कब बन रही थी, उच्चतम तापमान पर। और दोस्तों जो BEC है यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये कब बनेगी, बहुत ही कम तापमान पर। इसका यदि एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर जानते हैं आप, अतिचालक, जिनमें यानी जो हमारा विद्युत धारा होती है, जो करंट होता है वो दोस्तों आसानी से फ्लो हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये कब बनेगी, लो टेम्परेचर पर। और यदि किसी चीज़ का टेम्परेचर लो होगा तो उसका जो प्रतिरोध होगा यानी जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 0। आप समझते हैं, आपने 12th में फिजिक्स में पढ़ा होगा प्रतिरोध। तो दोस्तों जो किसी चीज़ का प्रतिरोध यदि हमारा टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा तो दोस्तों उस चीज़ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0। तो हमारी कौन सी अवस्था बनेगी, BEC। कौन सी बनेगी, BEC। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। दोस्तों मैंने बताया कि कोई भी चीज़ जिसका द्रव्यमान और आयतन हो वो क्या कहलाती है, हमारी द्रव्य यानी पदार्थ यानी मैटर कहलाती है। उसके आगे मैंने आपको बताया द्रव्य की अवस्थाएं। तो दोस्तों द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है, 5। और कौन कौन सी होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो दोस्तों यदि हम ठोस की बात करें तो जिसका द्रव्यमान और आयतन दोनों निश्चित हो वो क्या होता है, ठोस। इसके कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही पास होते हैं। दूसरा बात करें द्रव यानी लिक्विड, तो इसमें दोस्तों द्रव्यमान तो निश्चित होगा लेकिन आयतन निश्चित नहीं होगा। आयतन निश्चित मैंने आपको उदाहरण से बताया कि पानी को आप किसी भी बर्तन में करेंगे, किसी भी लिक्विड को किसी भी बर्तन में करेंगे तो वो उसी की शेप ले लेता है, तो इसलिए उसका आयतन क्या नहीं होता, निश्चित नहीं होता, अर्थात अनिश्चित होता है। अगला बात करते हैं गैस की, तो ना तो इसका द्रव्यमान निश्चित होता है ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। अगली बात करते हैं दोस्तों प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा क्या होता है, यह द्रव्य की चौथी अवस्था होती है और ये कब मिलती है, उच्चतम तापमान पर। कब मिलती है, उच्चतम तापमान पर। और इसमें क्या उपस्थित होते हैं, आयन उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए बताया जो नियोन अक्रिय गैस होती है, वैसे तो ये अक्रियशील होती है लेकिन यदि इसे बहुत अधिक तापमान पर गर्म करेंगे तो ये किस में टूट जाएगी, नियोन प्लस आयन।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या देते हैं, धन आयन यानी कैटायन दे दिया इसने। इसके उदाहरण की बात करें तो विसर्जन ट्यूब, फ्लोरेसेंट ट्यूब और सूरज। और तीसरा बताया मैंने BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है, 5वीं, और ये कब बनती है, बहुत ही कम तापमान पर। इसका एग्जाम्पल क्या है, सुपर कंडक्टर, यानी टेम्परेचर लो करोगे, तापमान कम करोगे तो उसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। एक प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। क्या कह रहा है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। पहला ऑप्शन है लिक्विड, दूसरा है गैस, तीसरा है प्लाज्मा और चौथा है BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बताइए दोस्तों, यानी बताइए पदार्थ की इस कौन सी अवस्था में जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होगी। तो चलिए पहले समझिए सबसे पहले गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो दोस्तों किसी भी चीज़ की यानी किसी भी कण की यानी कुछ भी है उसकी जो उसकी गति के कारण ऊर्जा होगी, किसकी, यानी गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। समझ गए आप, यानी किसी भी पदार्थ में किसी भी चीज़ में यानी जो उसकी गति के कारण ऊर्जा होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। और आपने 12th में पढ़ा होगा कि जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है यानी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। तो जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर की। किसके होती है, टेम्परेचर के। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ताप जितना ज़्यादा होगा उतनी ही गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, अर्थात ताप जितना कम होगा उतनी ही गतिज ऊर्जा भी कम होगी। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि किसी भी पदार्थ का ताप जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। और मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा प्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा कब मिलता है, उच्च ताप पर। कब मिलता है, उच्च ताप पर हमारा प्लाज्मा मिलता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ताप किसका होगा, प्लाज्मा का। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी यानी जो गतिज ऊर्जा होगी वो भी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, प्लाज्मा की। आप लोगों को समझ में आया। यदि आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि प्लाज्मा कब मिलता है, उच्च ताप पर, और इसमें सबसे ज़्यादा उच्च ताप पर मिलेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। अगर बाय द वे हमसे पूछ ले के बताइए सबसे कम गतिज ऊर्जा किसकी होगी, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा BEC है यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये निम्न ताप पर मिलता है यानी सबसे कम ताप पर मिलता है। तो ताप जितना कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा भी उतनी क्या होगी, कम होगी। तो सबसे कम गतिज ऊर्जा किसकी हो जाएगी, BEC की। अच्छा दोस्तों, अब इसी में बात करें कि हाँ दोस्तों, इसी में बात करते हैं गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। तो क्या बोला हमने, गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। तो देखो सबसे कम ताप किसका होता है, BEC का। तो सबसे गतिज ऊर्जा कम किसकी हो जाएगी, BEC की। उससे ज़्यादा सॉलिड का, तो इससे ज़्यादा सॉलिड की। उससे ज़्यादा लिक्विड यानी द्रव का, ये ठोस होगा, ये उससे ज़्यादा द्रव का, द्रव से ज़्यादा गैस का, और सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, प्लाज्मा की। किसकी हो जाएगी, सबसे ज़्यादा प्लाज्मा की, उससे कम गैस की, उससे कम लिक्विड की, लिक्विड मीन्स द्रव, और उससे कम दोस्तों ठोस की, और उससे कम BEC की यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर दोस्तों बात करें संपीडितता की, संपीडितता जानते हो, संपीडितता होता है किसी चीज़ को दबाना। क्या होता है, दबाना। जैसे हम किसी चीज़ को दबाते हैं तो कितनी दब रही है या नहीं दब रही है। तो बताइए आप ठोस को क्या दबा पाते हैं, भाई आप ठोस को दबा पाते हैं, बहुत ही कम दबा पाते हैं, रेयर केस में दबा पाते हैं। तो सॉलिड की जो संपीडितता होगी वो क्या होगी, सबसे कम। आप लिक्विड को दबा सकते हैं और आप गैस को उससे भी ज़्यादा दबा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा संपीडितता किसकी हो गई, गैस की, और उससे कम किसकी हो गई, सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, गैस की, उससे कम लिक्विड की, और सबसे कम किसकी हो गई, ठोस की। अर्थात सबसे ज़्यादा जो संपीडितता होगी वो किसकी होगी, गैस की, उससे कम लिक्विड की, और उससे कम सॉलिड की। आपको ये चीज़ समझ में आई दोस्तों। बात कह रहे होंगे आपने यहाँ पे प्लाज्मा और इसकी क्यों नहीं बताई, BEC की। तो दोस्तों इनके बारे में अभी इतना कुछ पता ही नहीं है, इनकी खोज मान लो हो चुकी है लेकिन बहुत ज़्यादा इनके बारे में नॉलेज नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो जितना पता है, जितना हमारी बुकों में आ चुका है, जो हम पढ़ चुके हैं उतना हम लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे कम संपीडितता होगी वो किसी होगी, ठोस की, उससे ज़्यादा लिक्विड की, और उससे ज़्यादा गैस की। चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब आगे बात करते हैं। आप जानते हैं कि जो हमारे द्रव्य होते हैं उनका एक दूसरे में परिवर्तन होता है, यानी जैसे ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से ठोस में, ये इस तरह से परिवर्तन होते हैं। थोड़ा इनको भी देख लेते हैं दोस्तों। यदि हम बात करें ठोस से किस में चेंज हो रहा है, द्रव में,
यानी सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में, तो उसे हम क्या कहते हैं, गलना या पिघलना, यानी फ्यूजन या मेल्टिंग। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमने आइस ली, आइस का मतलब समझते हो बर्फ़, यदि हमने बर्फ़ को पिघलाकर किस में बदल दिया, द्रव में यानी पानी में बदल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलना या पिघलना। और अब आगे बात करते हैं, आगे है द्रव। ये दोस्तों द्रव से गैस में बदल रहा है, किस में बदल रहा है, द्रव से गैस में बदल रहा है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, बाष्पन, यानी इस चीज़ को बोलते हैं एवेपोराइजेशन बोलेंगे, और या फिर बोलेंगे वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन या फिर एवेपोराइजेशन, यानी वो क्या बोलते हैं, बाष्पन। जैसे हमने पानी गर्म किया और पानी को गर्म करके किस में बदल दिया, गैस में, यानी गैस सारा गैसेस फॉर्म में चला गया, तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा, बाष्पन। अब बात करते हैं गैस से सॉलिड में, यानी क्या हुआ कि गैस से किस में चेंज हो गया, सॉलिड में, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, निक्षेपण, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, निक्षेपण। जैसे आपने देखा होगा ओले पड़ते हैं, ओले देखे हैं आपने, ओले, तो जो हमारा पानी होता है, जो हमारा वाटर होता है, वो बादलों में किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, और वो उससे किस में चेंज होता है, सॉलिड में, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ओले। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं, जैसे अब बात करते हैं सॉलिड से गैस में चेंज हो गया, सॉलिड से गैस में चेंज होगा तो उसे क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन, यानी ऊर्ध्वपातन, क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। इसकी बात करें तो आपने कभी कपूर देखा है, कपूर, यदि हम कपूर को जलाते हैं तो क्या कभी ऐसा होता है कि उसे, जैसे कपूर हमारा ठोस अवस्था में होता है, उसे हम जलाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि पहले लिक्विड में बदलता है उसके बाद गैस में, नहीं ना, सीधा उसे जलाते हैं तो सीधा किस में बदल जाता है, गैसियस फॉर्म में, सीधा किस में बदल जाता है, गैसियस फॉर्म में। अब आगे बात करते हैं दोस्तों गैस से द्रव में, यदि गैस से किस में बदलना है, द्रव में, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, संघनन, क्या बोलते हैं, संघनन। संघनन आप देखो, जैसे आप पानी गर्म करते हैं तो पानी गर्म करते हैं तो उसमें जो वाष्प निकलती है और उसके ऊपर प्लेट रख दें तो वो वाष्प होती है, वो प्लेट के ऊपर यानी किसके रूप में जम जाती है, द्रव के रूप में संघनित हो जाती है, ठीक है, तो वो द्रव के रूप में इकट्ठी हो जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, संघनन, यानी द्रव के रूप में संघनित हो जाती है गैस, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, संघनन। और यदि हम द्रव से ठोस में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, द्रव से ठोस में आ रहे हैं, यानी हमने पानी से फिर बर्फ़ जमा दी, फ्रिज में रख दिया पानी भर के, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ठोसकरण, यानी क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, संघनन होता है। जो गैस से द्रव में बदलता है वो क्या होता है दोस्तों, संघनन। और जो हमारा सॉलिड से गैस में बदलता है वो हमारा क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। देखो बाकी को तो मैं समझ में आ गए होंगे, ये समझ में नहीं आया होगा तो इसका मैंने उदाहरण आपको ओले दे दिया, ये थोड़ा कम आया होगा तो इसका मैंने कपूर बता दिया, बाकी का तो आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बर्फ़ से पानी में बदल दिया, या पानी को गर्म कर दिया तो गैस में बदल जाएगा। अब यहाँ गैस से ठोस में बदलना है तो निक्षेपण कहलाएगा, या उसे क्या बोलते हैं, डिपोजिशन, क्या बोलते हैं, निक्षेपण या फिर डिपोजिशन। इसका एग्जाम्पल बात करेंगे तो क्या होगा, ओले। अब ऐसे ही दोस्तों सॉलिड से किस में बदलना है, गैस में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। फॉर एग्जांपल के लिए कपूर। ऐसे ही गैस से द्रव में, पानी को गर्म करना स्टार्ट कर दो गैस इस फॉर्म से, गर्म करना स्टार्ट करोगे, गैस में उड़ेगा, ऊपर प्लेट रख दोगे तो उसके ऊपर संघनित हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, यानी संघनन। अब ऐसे यहाँ पे लिक्विड को ठोस में बदलना है तो दोस्तों किस में क्या कहलाएगा, वो सॉलिडिफिकेशन, यानी ठोसकरण। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब दोस्तों आगे बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं उसके बाद। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन, थोड़ा ध्यान से समझना। मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ आपका आज के बाद कोई भी प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता यदि आपने ये समझ लिया कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। और यहाँ से ये निश्चित है कि एक क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम उठा के देखना, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। देखो क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है उसमें दो परिवर्तन होते हैं, या तो उसमें होगा भौतिक परिवर्तन या उसमें क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिजिकल चेंज। इसको यदि इंग्लिश में बात करेंगे तो दोस्तों क्या होता है, ये होता है फिजिकल चेंज। और ये क्या होता है, केमिकल चेंज। क्या होता है, केमिकल चेंज। तो एक बात दोस्तों आपको याद रखनी है, देखो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है ये उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब होता है रिवर्सिबल, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने क्या कर दिया, जैसे हमने बर्फ़ ली, क्या ली हमने, बर्फ़ ले ली और बर्फ़ से हमने पिघला के उसे क्या बना दिया, तो पानी। क्या बना दिया, पानी। हमने बर्फ़ ली और बर्फ़ से पिघला के क्या बना दिया, तो पानी। तो अब हम फिर से पानी को जमा के बर्फ़ भी बना सकते हैं, पानी को जमा के क्या बना सकते हैं, बर्फ़ बना सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी बिलियन है, कोई बिलियन है, जैसे चीनी और पानी का बिलियन है, तो उसमें से हम दोनों चीज़ों को अलग भी कर सकते हैं।
है, वो एक बात अलग है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दोनों को अलग भी कर सकते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बर्फ़। जैसे हमने बर्फ़ से पानी बनाया, बर्फ़ से क्या बना दिया, उसे गर्म करके पानी बना दिया, और पानी से फिर दोबारा से हम बर्फ़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कैसे परिवर्तन होते हैं, उत्क्रमणीय। अगर इससे ये हो जाएगा तो इससे ये भी हो जाएगा। यहाँ कह रहा है ये उत्क्रमणीय नहीं होते, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, जैसे हम बात करें, हमने लिया दूध, क्या ले लिया, दूध। तो दोस्तों हमने दूध से दही बना दिया, क्या बना दिया, दही। क्या आप दही से फिर से दूध बना सकते हैं, नहीं बना पाएंगे। तो ये कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय। यानी ये एक बार यदि एक बार दूध से दही बन गया, यदि एक बार दूध से दही बन गया तो फिर दोबारा दही से दूध नहीं बन सकता। तो ये होते हैं अनुत्क्रमणीय, और ये कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय। अगला है कि नया उत्पाद नहीं बनता। इसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनेगा। जैसे बर्फ़ को पिघलाया तो पानी बना, तो इसमें कोई नया उत्पाद नहीं बना है, इसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे हमेशा क्या बनता है, नया उत्पाद। जैसे दूध को जमाया तो क्या बना दिया, दही। पहले दूध था और क्या बन गया, दही बन गया। यहाँ पानी में क्या होता है, यहाँ पे देखो बर्फ़ में क्या होता है, पानी, फिर भी पानी ही रहेगा। तो यहाँ पर कोई नया उत्पाद नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, नया उत्पाद बनेगा। आगे कह रहा है दोस्तों, द्रव्यमान समान रहता है, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान बदल जाता है। जैसे यदि हमने मान लो 1 किलो बर्फ़ हमने पिघलाई, तो उससे हमें क्या मिलेगा, 1 लीटर ही पानी मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 लीटर ही पानी मिलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बात करें, जैसे आप सब जानते हैं दोस्तों, लोहे पर जंग का लगना। क्या जानते हैं आप, लोहे पर जंग का लगना। तो जैसे आप लोहा है, क्या है, लोहा है, लोहा पे जैसे ही जंग लगेगा, देखो जंग कब लगती है, जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है। जो Fe होता है वो किससे क्रिया करता है, ऑक्सीजन से। तो कुछ चीज़ आके ऐड हो रही है, तो भैया कुछ चीज़ ऐड हो रही है तो इसका वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपसे ये भी सवाल बन सकता है कि बताइए लोहे पे जंग लगने के बाद उसका जो वजन होगा, उसका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा। तो आप क्या कहेंगे, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ ऐड हो रही है, कोई चीज़ इसमें आगे मिल जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो उसका वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें द्रव्यमान क्या हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन इसमें क्या रहता है, समान रहता है, द्रव्यमान बिल्कुल चेंज नहीं होता। अब आगे बात करते हैं, जैसे आगे बात करता है दोस्तों, सभी विलयन भौतिक परिवर्तन दर्शाते हैं। यानी जितने भी विलयन होते हैं, चाहे चीनी पानी का ले लो, चाहे नमक पानी का ले लो, वो सारे भी, जितने सारे भी विलयन हैं, वो सब क्या दर्शाएंगे, भौतिक परिवर्तन। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे शुगर प्लस H2O, यानी चीनी और प्लस पानी। तो चीनी और पानी का हमने विलयन बनाया, तो ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी बर्फ़ का पिघलना। यदि बर्फ़ पिघलेगी तो ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। यहाँ पे बात करते हैं लोहे पर जंग का लगना। तो अभी मैंने बताया लोहे पर जंग का लगना, आप बस दो ही देखना, आप ये देखना उत्क्रमणीय है या नहीं है, और दूसरा देखना द्रव्यमान उतना ही है या बदल गया। ठीक है, अब 2-3 चीज़ें देखोगे, आपको तुरंत डिफरेंस करना सीख जाओगे। जैसे लोहा है, अब लोहा पे जैसे ही जंग लगी तो इसमें O2 आके मिलेगा, तो वजन कुछ बढ़ जाएगा, बढ़ गया तो भैया यहाँ पे समान रहता है, यहाँ पे बदल जाता है। तो ये कैसा हो गया, केमिकल परिवर्तन, यानी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे और दूसरी बात ये, जैसे एक बार लोहा पे जंग लग गई, क्या दोबारा उतना ही लोहा मिल सकता है तुम्हें, नहीं मिलेगा। दोबारा उसकी जंग वगैरह छुड़ाओगे तो उसका वजन कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, उसको अलग करोगे तो, या फिर जंग लग गई तो वजन बढ़ जाएगा। तो ना तो द्रव्यमान समान मिलेगा और ना ही ये है कि, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि जैसे लोहा पहले है, एक बार जंग लगी, पुनः वैसा ही मिल जाएगा तुम्हें, नहीं मिलेगा ना, वैसा ही कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय, और इनका द्रव्यमान बदल जाता है। दूसरा है पेपर का जलना। क्या है दोस्तों, पेपर का जलना। अब पेपर आपने एक बार जला दिया, क्या आप दोबारा से वैसा ही पेपर बना सकते हैं जलाने के बाद, नहीं ना। तो ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। और ये सब क्या हो जाएंगे, भौतिक परिवर्तन। तो आपको सिर्फ 2 बात याद रखनी है कि वो उत्क्रमणीय है या नहीं है, वो उत्क्रमणीय है या नहीं है, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि उसका द्रव्यमान समान है या नहीं है। तीसरी बात ये याद रखनी है कि उसका उत्पाद समान, उसका उत्पाद मतलब ये कह रहा नया उत्पाद बनेगा या नहीं बनेगा, और ये चीज़ देखनी है, बनेगा, यदि भैया नया उत्पाद बनेगा तो रासायनिक परिवर्तन, नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। तो आप पहला ही अंतर चेक करेंगे, वहीं से आपको पता लग जाएगा। अब सबसे लास्ट में एग्जांपल आता है दोस्तों, मोमबत्ती का जलना। अब बताइए कि मोमबत्ती का जलना कैसा उदाहरण है, यानी मतलब किस चीज़ का उदाहरण है, यानी भौतिक परिवर्तन का या फिर रासायनिक परिवर्तन का। तो इस चीज़ को थोड़ा देख लेते हैं, दोस्तों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसे अच्छे से समझना। यदि हम इसकी बात करेंगे मोमबत्ती का जलना, तो दोस्तों आप सब जानते होंगे कि जब हमारी मोमबत्ती जलती है, जब हमारी मोमबत्ती जलती है, मोमबत्ती जब हमारी जलती है तो उसमें क्या होता है, एक तो उसका जो मोम होता है वो पिघलता है, मोम,
पिघलता है। और दूसरा दोस्तों उसमें क्या होता है, जो धागा होता है, जो क्या होता है, जो उसमें धागा होता है वो क्या होता है, जलता है। यानी मोम तो पिघलता है और धागा जलता है। अच्छा ये बताइए, एक बार मोम पिघल जाए तो उसे आप दूसरी उसी फॉर्म में ला सकते हैं? भैया बिल्कुल ला सकते हैं। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन। अच्छा बताइए, यदि एक बार धागा जल जाए तो आप क्या पुनः उस धागा को वैसा ही बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो ये कैसा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछे कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, तो उसमें भौतिक भी है और क्या है, उसमें रासायनिक भी है। तो उसमें कैसे परिवर्तन है, दोनों। लेकिन यदि सवाल ऐसे पूछ ले, ऐसे कहते कि बताइए मोमबत्ती के जलने में मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है, तो मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक। या ऐसे कहते कि मोमबत्ती के जलने में धागा का जलना कैसा परिवर्तन है, तो वो कैसा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। और यदि कुछ ना दे, ऐसे पूछे कि बताइए मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, तो आप क्या बताएंगे, भौतिक तथा रासायनिक दोनों। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी दोस्तों। इसके आगे थोड़ा और रह गया है, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा 2 क्लास में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आगे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।